नमस्कार। हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति संबंधी प्रथम वीडियो में ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है के पक्ष में ऑस्टिन, प्यूपरडैप और हॉब्स महोदय ने कहा कि इसमें राजनीतिक सत्ता का अभाव है, अनुशासनी का अभाव है, अंतर्राष्ट्रीय विधायिनी का अभाव है, सक्षम न्यायपालिका का अभाव है और क्वासी लॉ के नाम से भी इसको संबोधित किया गया। हालांकि इनके जो आलोचना की गई कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, उसके पीछे जो मुख्य रूप से कहा गया कि जो विधि शास्त्र की में जो विधि की परिभाषाएं दीन विधि शास्त्रियों ने, वो परिभाषाएं बहुत संकुचित विधि परिभाषाएं हैं। इसलिए उन परिभाषाओं के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय विधि के मापदंड खरे नहीं उतरते, इसलिए वो लोग अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते। लेकिन इस वीडियो में हम अब देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है के पक्ष में क्या तर्क हैं और विधि शास्त्रियों ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय विधि का यथेष्ट विकास हो चुका है, अधिकतर विधि शास्त्री इस मत को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। जहाँ तक विधि के पीछे बाह्य या भौतिक बल की बात है, ये कहा जा सकता है कि यह विधि का आवश्यक तत्व नहीं है। परंतु यदि ये स्वीकार भी कर लिया जाए कि बाह्य या अनुशासनी के आवश्यक तत्व हैं, कुछ हद तक राष्ट्र संघ में इसका प्रावधान था। अब संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लंघनों को रोकने के लिए भौतिक बल के प्रयोग तथा अनुशासनियों से संबंधित प्रावधान हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी अनुशासनियाँ हैं। स्टार्क ने ऑस्टिन की विधि की धारणा की आलोचना की तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के वास्तव में विधि होने के पक्ष में अपना मत प्रकट किया। स्टार्क ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए कि पहला तर्क था, आधुनिक ऐतिहासिक विधि शास्त्र ने ये सिद्ध कर दिया कि बहुत से समुदायों में बिना औपचारिक विधायिनी शक्ति के एक विधि की प्रणाली विद्यमान है और इस प्रकार की विधि राज्य की विधायिनी शक्ति द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड की कॉमन लॉ विधि इसका एक उदाहरण है। ऑस्टिन के विचार चाहे उस समय भी उपयुक्त रहे हों, परंतु अब उचित नहीं है। विधि निर्माण करने वाली संधियों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधायिनी कुछ हद तक मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल नीति की संहिता नहीं समझती तथा संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विधि की सच्चे रूप में विधेयता पर आधारित है। प्रोफेसर ओपेनहाइम ने भी निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है क्योंकि अभ्यास में इसे निरंतर विधि की मान्यता प्रदान की जाती है तथा राज्यों को भी ये मत है कि न केवल नैतिक रूप से वरन विधि के रूप में भी वह अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानने के लिए बाध्य है। दूसरा पक्ष है, राज्य जब अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन भी करते हैं तो इसके अस्तित्व से इनकार करते हैं, बल्कि वह इस प्रकार निर्वचन करते हैं
जिससे कि वह अपने आचरण के औचित्य को सिद्ध कर सकें। ब्राइली के मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति को इनकार करना न केवल अभ्यास में असुविधाजनक है, वरन उत्तम वित्तीशास्त्रीय विचारों के भी विरुद्ध या प्रतिकूल है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि मानने वाले विधिशास्त्रियों के तर्कों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। पहला बिंदु है, शब्द विधि को प्रभुसत्ता वाले अधिकारी द्वारा बनाए गए आचरण संबंधी नियमों तक सीमित नहीं किया जा सकता। सर हेनरी मैन, जिन्होंने ऐतिहासिक विधिशास्त्र में शोध कार्य किया, ये सिद्ध कर दिया कि उन समुदायों में भी विधि थी जिनमें कोई प्रभुसत्ता संपन्न अधिकारी नहीं था। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि में अधिकतर विधि निर्माण करने वाली संधियों के नियम हैं, जैसे जिनेवा और हेग अभिसमय। यह नियम ज्येष्ठ प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा नहीं बनाए गए, फिर भी वे बंधनकारी हैं। जैसा कि पोलक का कथन है, अब कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न उठता है तो राज्य नैतिक तर्कों के बजाय अपने तर्कों का आधार संधियों, पूर्वोक्तियों तथा विधिशास्त्रियों के मतों को बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के से इनकार नहीं करते, वरन वह इसकी इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि जिससे उनके द्वारा की गई कार्रवाई का औचित्य सिद्ध हो सके। कुछ अंतर्राष्ट्रीय वाद भी हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि होने के पक्ष में कहा गया है। पॉकेट हवाना नामक वाद में न्यायाधीश ग्रे महोदय ने कहा, इंटरनेशनल लॉ इज ए पार्ट ऑफ आवर लॉ एंड मस्ट बी ascertained and administered by the court of justice of appropriate jurisdictions as often as question of right depending upon it are duly presented for their determination. वेस्ट रैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेज किंग के केस में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि भी सच्चे अर्थों में विधि है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा अभिसमयों में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि माना गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के सच्चे अर्थों में विधि पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में राज्यों ने ये निश्चय किया है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाए जिनसे संधियां तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के दूसरे स्रोतों से उत्पन्न उत्तरदायित्वों को राज्य भली भांति निभाए। जहाँ तक कि विधि में भय निहित होने का प्रश्न है, उसका अंतर्राष्ट्रीय विधि में सर्वथा अभाव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भय या अनुशासनी संबंधी कई उपबंध है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन में अनेक अनुशासनियों का उल्लेख है। ये सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का बहुधा उल्लंघन होता रहता है, परंतु उल्लंघन होने का अर्थ ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है। उल्लंघन तो राज्य विधि के भी होते हैं। विधि के उल्लंघन होने का कारण विधि लागू करने की मशीनरी का दुर्बल होना होता है, न कि उसका विधि न होना। ये सत्य है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति तथा अधिकारिता राज्य के न्यायालयों के समकक्ष नहीं है, परंतु कुछ परिस्थितियों में राज्यों को उसके निर्णय मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की संविधि अनुच्छेद
59 के अनुसार न्यायालय के निर्णय किसी वाद के पक्षकार पर बंधनकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार 94 में प्रावधान है कि यदि कोई पक्षकार न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्षकार सुरक्षा प्रदेश में उस विषय में प्रार्थना कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय विधि के सच्चे विधि होने पर आधारित है। उपयुक्त तर्कों से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि खाड़ी युद्ध तथा लीबिया युद्ध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में न केवल अनुशासनियों की घोषणा की वरन उनके लागू करने का सिद्ध कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशासनियाँ हैं तथा उन्हें लागू किया जा सकता है। आलोचना तथा निष्कर्ष। उपयुक्त तर्कों के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य विधि के समकक्ष नहीं है। राज्य विधि के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विकेंद्रीय राजनीतिक प्रणाली में क्रियाशील होती है। यह भी स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को मनवाने वाली शक्ति अनुपयुक्त है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का प्रयोग को दूर करने में भी असफल रहा है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक रूप में विधि है, परंतु ये राज्य विधि के मुकाबले में दुर्बल विधि है। यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि की राज्य विधि के बारे में निष्कर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की राज्य विधि से तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि ये राज्य विधि से भिन्न एक पूर्णतया विकेंद्रीकरण प्रणाली पर लागू होती है। ये उचित होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को उस विकेंद्रीय प्रणाली तथा परिस्थितियों के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। धन्यवाद।